Hello students. So the next topic of your syllabus is conservation of angular momentum of a particle. इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल की कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिंगल पार्टिकल जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सिंगल पार्टिकल हो सकते हैं, मैनी पार्टिकल हो सकते हैं, कोई बॉडी हो सकती है. ठीक है, जिसके भी बारे में हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया था कि द कंजर्वेशन ऑफ linear momentum of a particle is always conserved. Okay, so the next topic, angular momentum of a particle is always conserved. So ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, कंजर्वेशन क्या है, और इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल. So the very first thing you should know what is momentum. So there are two types of momentum. One is linear momentum and the second one is angular momentum. So we will discuss with linear momentum. We will start from the very basic and then we will step forward as per requirement. So the very first thing is what is linear momentum. Linear momentum. So in linear momentum, look, now we are studying classical mechanics. So in classical mechanics we study the motion of an object. Object could be a single particle, many particle, a body, a body which is having very high mass. But all these particles have one thing in common, that is they have mass. Okay, they have mass. A body to move, you need a mass. Okay, so the very common thing in all these particles is mass. So let us consider we have a body which is having a certain mass, suppose m mass. Okay, this is a body which is having mass m. हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m. अब ये बॉडी क्या है, ये मूव कर रही है क्योंकि हमें इसके मोशन को स्टडी करना है. किसको स्टडी करना है? मोशन को स्टडी करना है. तो दो पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, या तो ये बॉडी रेस्ट में है, v इज इक्वल टू 0, या तो इसकी वेलोसिटी 0 है, मींस ये रेस्ट में है, या फिर इसकी सर्टेन कुछ वेलोसिटी है जिसे हम मान लो कुछ भी x मान लेते हैं. ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी? मोशन में होगी, डिपेंडिंग अपॉन फोर्स. किसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके उसी के पैरामीटर के हिसाब से इसकी फोर्स चेंज होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. तो सपोज हमारे पास कोई बॉडी है मास, जिसका मास है m, x टाइम पे t1 टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे है, t2 टाइम पर इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया. वो डिस्टेंस कितना है? s. ठीक, हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m. ओके, उसने t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में एक डिस्टेंस ट्रेवल किया s, जिसे हम कहेंगे s. ओके, t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसे कहेंगे हम s. तो देखिए इस केस में हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बॉडी की वेलोसिटी होगी ये डिस्टेंस जो उसने दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम कंज्यूम किया, उसने कितना टाइम कंज्यूम किया. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? v इज इक्वल टू s अपॉन में t2 माइनस में t1. ठीक है, ये तो ये हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. ठीक, स्पीड के केस में क्या कंसीडर करते हैं? डिस्टेंस. सो यहाँ पे क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो ये हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी. अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब है p. जब इस वेलोसिटी को इस बॉडी के मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस बॉडी के वेलोसिटी को इसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? हमारे पास एक मोमेंटम होगा mv. सिंस ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी.
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो ये P क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, P इज इक्वल टू mv। ओके, कि हमारी बॉडी के पास कितना मोमेंटम है। क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हम मोस्टली उस बॉडी की मोमेंटम के थ्रू ही हम उसको स्टडी करते हैं कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लास्ट टाइम हमने बताया था dp बाय dt इज इक्वल टू n, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी को स्टडी करने के लिए उसकी हमें मोमेंटम को स्टडी करना पड़ता है। मोमेंटम को स्टडी क्यों करना पड़ता है, हम डायरेक्टली वैसे स्टडी क्यों नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी बॉडी है उसके पास एक मास होगा, उसके पास एक वेलोसिटी होगी। ये दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। कोई अगर मान लो कोई बॉडी है जिसके पास काफी हाई मास है, मतलब उसका मास काफी ज्यादा है। अगर कोई बॉडी है उसका मास ज्यादा है, तो हमको उसे वेलोसिटी देने के लिए या फिर उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए उसके दो पैरामीटर, एक उसके मास और दूसरा उसकी वेलोसिटी, ये दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फैक्टर को हमने मोमेंटम में कंसीडर कर लिया। जब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, लीनियर मोमेंटम कब किस केस में होता है, जब बॉडी हमारे एक ही डायरेक्शन में चल रही हो। ये लीनियर मोमेंटम कब कंसीडर करते हैं, जब बॉडी हमारी सेम ही डायरेक्शन में चल रही हो, मतलब कि अपने डायरेक्शन चेंज ना कर रही हो। अगर वो एक्स एक्सिस में चल रही है तो फिर वो एक्स एक्सिस में ही चलती रहेंगी, अगर वो वाई एक्सिस में चल रही है तो फिर वो वाई एक्सिस में ही चलती रहेगी, और अगर वो जेड एक्सिस में चल रही है तो जेड एक्सिस में ही वो अपना मोशन रखेगी। वो अपना मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। जैसे अगर ये पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में ही, एक्स डायरेक्शन अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, इसको वाई और इसको जी, ठीक है। तो अगर ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, तो ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, ये बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब ही क्या है कि वो एक लीनियर मोशन में है। लीनियर मतलब कि एक कांस्टेंट सेम मोशन में है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम व्हाट इज, एंगुलर momentum. Till now we have studied the linear momentum. What is linear momentum? When a body is moving in a straight direction, it is not changing its directions, then linear momentum is mass multiplied by its velocity. Mass of the object and multiplied by, when we multiply the mass of the object with its velocity, it is known as linear momentum. But it is not always the case that a body will always move in a linear direction. Sometimes or most of the times in our nature the body moves in rotational direction, or it rotates around some axis. So in that case linear momentum formula will not be valid. In that case we have angular momentum. देखिए, हमारे नेचर में सभी बॉडीज लीनियरली मूव नहीं करती है। बॉडीज जो है वो रोटेशनल मोशन भी बॉडीज के अंदर होता है कि किसी एक्सिस के अराउंड वो उसके चारों तरफ रोटेट कर रही हैं। तो उस केस में जो उसका मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। वो कौन सा मोमेंटम होगा, वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, वो इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस है इसके चारों तरफ मास m s, ठीक है। कोई भी बॉडी है वो क्या है, किसी भी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है, इस तरह के, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम कैसे मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां से सेंटर से, एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर।
जो भी मास है सेंटर से उसके डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? पोजीशन वेक्टर। उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। ये क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल L से। पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम, इसका मास और इसकी वेलोसिटी p। ये क्या हुआ हमारे पास? पोजीशन वेक्टर, जो कि इसकी पोजीशन को बताएगा कि इसकी पोजीशन किस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कहां पे है, यहां से, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे वो एक्सिस से दूरी पे है। पोजीशन वेक्टर ये क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है? m मास इनटू वेलोसिटी mv। सो इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम क्या ये क्या हुआ हमारे पास? ये आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम सिंस देखो ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर है। तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? हमारे पास एक वेक्टर ही होगा। सो क्या हुआ है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी डेफिनेटली एक डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए एंगुलर मोमेंटम के केस में, लीनियर मोमेंटम के केस में हमारे पास mv। लीनियर मोमेंटम के केस में लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन थी वो सेम डायरेक्शन थी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। ठीक है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर होगा उसकी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो तीसरी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो रिजल्टेंट है एंगुलर मोमेंटम है, उसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी। ठीक है, वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्शन इसको क्या कहते हैं? सूडो वेक्टर। ठीक है, क्या? सूडो वेक्टर। तो अभी इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? देखिए जिस भी डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। देखिए जैसे ये बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम अपनी इसको फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे? बॉडी की डायरेक्शन में, कि हमारी ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे। तो जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या किसकी डायरेक्शन बताएगा? हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में? ऊपर की तरफ, ऐसे बॉडी हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? ऐसे मूव कर रही है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या बताएगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। सपोज करते हैं कि बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव ना करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव ना करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कैसा होगा? इसकी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे होगी? अब बॉडी कैसे मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में, तो हम अपने फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे? इस डायरेक्शन में, और ये जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या बताएगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई? डाउन साइड। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई इस तरह। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकाल सकते हैं फिंगर्स को कर्ल करके। डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की। कोई भी पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, किस कंडीशन में उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं। चलिए देखिए इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट इफ टोटल टॉर्क ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर टोटल टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। उस केस में क्या होगा? इट्स एंगुलर मोमेंटम L, इट्स एंगुलर मोमेंटम L विच इज द नोटेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व का मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल जो कि जिसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है अपना एक रोटेशन में मूव कर रहा है, ठीक, तो
उसके ऊपर अगर हम कोई फर्दर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, रोटेशनल फोर्स, टॉर्क किसे कहते हैं, रोटेशनल फोर्स को, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम कोई फर्दर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे इसको हम फर्दर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, L which is angular momentum is equal to R cross P, where R is position vector, P is linear momentum। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि linear momentum R cross P होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, P की डायरेक्शन में R, इसकी P की जो बॉडी की जो रोटेशनल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करके और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमें बताएगी, ठीक। अब नेक्स्ट आती है एंड द टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय। अब बात करते हैं हम टॉर्क की। सिमिलरली जैसे हमारे पास एक ट्रांसलेशनल फोर्स होता है, ट्रांसलेशन फोर्स मतलब कि वो बॉडी को लीनियरली मूव कराएगा। अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर हम ट्रांसलेशनल फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल को लीनियरली मूव कराएगा, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूव कराएगा। बट अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर हम रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, रोटेशनल फोर्स का मतलब कि उसके रोटेशनल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या है, एक रोटेशनल मोशन फॉलो करेगी, वो उस बॉडी के अंदर एक रोटेशनल मोशन आ जाएगा, ठीक है। तो उस रोटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं हम, टॉर्क। अब वो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। सिमिलरली इसकी तरह जैसे कि हमने एंगुलर मोमेंटम के केस में डिस्कस किया था, लीनियर मोमेंटम क्रॉस में पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही टॉर्क के केस में भी क्या होगा, फोर्स क्रॉस में पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास क्या है यहाँ पे, R क्रॉस F। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, F क्या है, फोर्स है। सिंस R भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl अपॉन में dt किसके बराबर होगा। अब L की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं R क्रॉस में P, ठीक है, d बाई dt सेम। तो ये R dl अपॉन में dt किसके बराबर होगा, d बाई dt R क्रॉस में P के बराबर होगा। अब इसको फर्दर हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, एक बार हम इसको P के साथ लेके P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो dl अपॉन में dt किसके बराबर होगा, R क्रॉस में dp बाई dt, यहाँ पे हमने इसको P के साथ मल्टीप्लाई किया, और दूसरा टर्म प्लस dr बाई dt क्रॉस में P, यहाँ पे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, R के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे R सेम है हमारे पास, dp बाई dt हमें पता ही है, dp बाई dt विच इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। ये हमने लीनियर मोमेंटम के केस में भी स्टडी किया था कि dp बाई dt फोर्स के बराबर होता है, प्लस dr बाई dt पोजीशन वेक्टर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, इनटू में p किसके बराबर है, p एक लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हुआ हमारे पास mv। अब देखिए R क्रॉस में F किसके बराबर हुआ, टॉर्क के बराबर। यहाँ से देखिए R क्रॉस में F, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क। तो ये क्या हुआ हमारे पास, टॉर्क, प्लस ये वैल्यू हमारे पास होगी 0। क्यों होगी 0, वेलोसिटी इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, v क्रॉस v इज इक्वल टू 0। अगर v क्रॉस v है तो इसके बीच में साइन थीटा कितना होगा, 0। दो सेम क्वांटिटी के बीच में साइन थीटा कितना होगा, 0। एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करें तो साइन थीटा 0 वैल्यू होगी, की वैल्यू 0। तो ये सारी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। इसीलिए v क्रॉस में v, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या आई, 0। तो dl अपॉन में dt किसके बराबर आया, टॉर्क के बराबर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इफ टोटल टॉर्क ऑन ए पार्टिकल इज 0, कि पार्टिकल के ऊपर ऑलरेडी टोटल टॉर्क क्या है, 0 है। पार्टिकल के ऊपर कोई हम फोर्स मतलब रोटेशनल फोर्स या फिर टॉर्क अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। तो सिंस ये 0 है तो क्या होगा, टॉर्क भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो टॉर्क की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो dl अपॉन में dt किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब dl अपॉन में dt 0 के बराबर है तो L क्या होगा हमारे पास, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो dl अपॉन में dt इज इक्वल टू 0, सो L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो L कांस्टेंट का क्या मतलब है,
एल कांस्टेंट का मतलब है कि नो चेंज, सो एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। सो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया कि हमारे पास कैसे किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। थैंक यू।